हाँ। मेरी आवाज आ रही है? कोई ये कंफर्म करे जरा। जी आ नमो नमः महोदय। आवाज आ रही है और बड़ी स्पष्ट आवाज आ रही है गुरुवर। उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धे अधिष्ठितं सत् पुरुषेण सांख्याः व्रत्नस्य कृत्नस्य तदेकबीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। व्याकरण की कार्यशाला के आज तीसरे दिन आप सभी व्याकरण अनुरागियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। आज का जो प्रकरण रखा गया था वो है संधि प्रकरण, और हमारे ही बीच में जो VSSD कॉलेज में वर्तमान में शोध छात्र श्री आनंद श्रीवास्तव जी, और इन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और सदैव ही अपने एकेडमिक क्षेत्र में 80 से भी अधिक प्रतिशत लाए हैं जीवन में, और सफलता सदैव इनके पीछे चली है। पुस्तकों का लेखन भी इन्होंने किया है। इनकी TGT, PGT और पता शायद TET वगैरह में पुस्तकें जो है वर्तमान में चल रही हैं संस्कृत विषय में। व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान है। आज की जो कार्यशाला है इसका प्रकरण मैं बता चुका हूँ आपको, संधि प्रकरण है, और आनंद जी आज इस कक्षा को संचालित करेंगे। आनंद जी। जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आनंद जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, धन्यवाद अनुराग जी, आपने जो है इतना बड़ा परिचय दे दिया हमारा। चलो, संस्कृत कार्यशाला में जुड़े हुए जितने भी संस्कृत अनुरागी हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने भी विद्वज्जन जुड़े हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। आज जैसा कि आपका विषय है संधि, तो हम लोग किसी भी कार्य की प्रस्तुति करते हैं या उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग आज पहले तो सबसे पहले मंगलाचरण से उसकी प्रस्तुति करेंगे।
नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। और क्यों ना, क्योंकि हम लोग व्याकरण विषय पढ़ने जा रहे हैं और उस पर संधि प्रकरण, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण से ही हम लोग भी शुरुआत करें। तो आवाज तो हमारी आ रही होगी स्पष्ट? आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद जी, स्पष्ट है। अच्छा, तो जैसा कि आज हम लोगों का विषय है, प्रकरण है संधि प्रकरण। और वास्तव में ये प्रकरण पढ़ने वाला है, मतलब समझने वाला है, क्योंकि पहले से लेके अभी भी अगर हम लोग देखें, कोई भी एग्जाम हो, ये तो बहुत ही अच्छी परंपरा है कि पाणिनि अष्टाध्यायी में भगवान पाणिनि ने इतने सूत्रों का, उसमें सूत्रों को पिरो दिया कि जो है हमें कोई भी प्रकार की अव्यवस्था उसमें नहीं मिलती, और सारे जो भी हमारे मन मस्तिष्क में प्रश्न उठते हैं उनका हमें समाधान मिल जाता है। तो संधि प्रकरण जो है वो पाणिनि अष्टाध्यायी के छठवें अध्याय में छठवें अध्याय में प्रथम पाद से बताया गया, क्योंकि अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभक्त है और हर अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो टोटल 32 पाद हुए। तो ये अष्टाध्यायी में जो संहिता शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने संधि शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? संहिता शब्द का प्रयोग किया। और संहिता शब्द का जो प्रयोग किया, तो इसका वर्णन उन्होंने छठवें अध्याय के प्रथम पाद के 72 नंबर से लेके करीब छठवें पाद के छठवें अध्याय के पहले पाद के 158 नंबर श्लोक तक इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो अब हम लोग पहले तो संधि से परिचित हो लेते हैं। जैसे कि हम लोग आपस में किसी से मिलते हैं, तो जब हम आपस में एक दूसरे को जान लेते हैं तो उस चीजें समझना, उस व्यक्ति को समझना ज्यादा क्लियर हो जाता है ना। तो ऐसे हम जो संधि प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो संधि क्या है, संधि का क्या रूप है, संधि किसे कहेंगे, संधि क्यों पढ़ेंगे, संधि की क्या आवश्यकता है, संधि का क्या प्रयोजन है, इसके विषय में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो सब देखो, अपने जो भी शब्द हैं, जो भी हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कोई ना कोई धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे मिलके बना हुआ है ना। तो ऐसे ही जो संधि शब्द है वो भी हमारा किससे मिलके बना हुआ है? तो यहाँ पर जो आप लोगों ने उपसर्ग पढ़े होंगे, 22 उपसर्ग हैं संस्कृत भाषा में, तो उन उपसर्गों में हम सम उपसर्ग लेते हैं और धातु लेते हैं, और प्रत्यय यहाँ पर हम लगाते हैं की प्रत्यय लगाते हैं। देखो, प्रत्ययों का क्या है, प्रत्यय जो है अष्टाध्यायी में बहुत ही का विस्तार से वर्णन है और कई अध्याय इसके लिए विभाजित है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अध्याय सारे किससे अटैच है, मतलब इनमें क्या क्या चीजें हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रत्ययों का ही वर्णन है। तो जो की प्रत्यय लगा हुआ है, तो इन तीनों को मिला के जो हमारा शब्द बनता है वो बनता है संधि। कौन सा शब्द बनता है? संधि। और अतः क्योंकि लास्ट में विसर्ग है, और ये हमारा कैसा है, अगर लिंग की बात करें तो संधि हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अच्छा, अब हम स्लाइड को जो पीपीटी बनाई है उसको ओपन कर रहे हैं, उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाँ, पीपीटी दिख रही है ना सारे लोगों को? क्योंकि हमें तो आप लोग दिख नहीं रहे हैं। अब ये देख लीजिए, पीपीटी दिखी ना सब लोगों को? बता दीजिए। स्पष्ट दिख रही है। जी गुरुजी दिख रही है। ठीक ठीक, हाँ, तो देखिए यही चीज लिखी हुई है कि सबसे पहले हम इसके विषय में जानते हैं कि भाई जो भी चीज बनी, हमारा संधि शब्द बना, ये संधि शब्द ही कैसे बना। तो ये हमारा सम उपसर्ग से और धातु लगी है और की प्रत्यय, तीनों को मिला के हमारा कौन सा शब्द बन गया? संधि। अब संधि आप लोगों ने भी सुनी होगी। संधि का जो एक अर्थ है वो होता है मेल या योग, अर्थात इनको मिलाना।
वर्णों को मिला देना। अब यहाँ वर्णों को मिलाना, देखो संधियां पदों में भी हो सकती हैं, संधि जो मिलान है वो वाक्य का भी हो सकता है, और जो मिलान है वो वर्ण का भी हो सकता है। तो संस्कृत में 3 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। तो उसमें एक आती है वर्ण विधि, एक आती है पद विधि, ये हम अलग से बता रहे हैं, सारी चीजें नहीं लिखी गई, और एक आता है वाक्य विधि। तो 3 प्रकार की चीजें हो गई। वर्ण विधि, वर्ण के बाद क्या आता है, तो वर्णों को मिलके पद बनता है, तो पद विधि, और पदों को मिला के क्या बनता है, वाक्य बनता है। मतलब जैसे सीरियल से चलते हैं सेम वैसे ही विधियां हैं। तो सबसे पहले जो वर्ण विधि है, तो इसी को हम संधि बोलते हैं, क्योंकि संधि में होता क्या है, लिखा हुआ है वर्णा नाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। मतलब जहां वर्णों का परस्पर विकार होके एक नया वर्ण बने, है ना, यार विकार सहित मिल जाए, उनको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो ये वर्णों की संधि हो गई। ऐसे ही जब हम पद विधि पढ़ते हैं तो वो समास कहलाता है। आप लोगों ने समास में देखा होगा, जैसे राजपुत्र है ना, तो राजा गश, इसमें राजा षष्ठी उसमें व्यक्ति में है, तो राजा गश और पुरुष सु प्रत्यय लगा है। तो ये दोनों मिलके इनमें मिलान हुआ, योग हुआ, और क्या बन गया, राजपुरुषः। तो यहाँ पर पद विधि से हमने क्या देखा कि समास का निर्माण हुआ। और जब वाक्य जो विधि होती है उसमें वाक्यों का निर्माण होता है, तो वो हमारा आता है कारक के अंतर्गत, क्योंकि कारक में वाक्यों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, मिलन हो जाता है, मेल हो जाता है। ठीक। तो अब यहाँ पर बताया गया कि जो विकृति है, आपने पढ़ा कि वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। तो जो वर्णों का परस्पर विकृत होना है, अब यहाँ विकृति का मतलब आपको चौथी लाइन पे बता दिया गया कि विकृति का मतलब है वर्ण परिवर्तन। जो वर्ण परिवर्तन से इसका मतलब है जहां 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, संधि बोल देते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कि प्रतिधन उपकार, ये वाला जहां पे देखो ये चल रहा है प्रतिधन उपकार। तो यहाँ पर ता में हमारा जो स्वर है, एक ये भी वर्ण ही है और ये भी वर्ण है। तो ये जो ई और उ है, इन दोनों का मेल होके, और ये दोनों का मेल होके एक विकार उत्पन्न हुआ, और वो विकार क्या बना दिया, या बना दिया, और फिर इनका योग हो गया और प्रत्युपकारः एक शब्द बना, जो हमारा इसमें हुई यण संधि है। तो ये एक वर्ण परिवर्तन है या वर्ण विकार है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। यद्यपि महर्षि पाणिनि ने, भगवान पाणिनि ने संधि शब्द का वर्णन नहीं किया, मतलब संधि शब्द उन्होंने अपने मुख से नहीं बोला, उन्होंने इसको किसके अंतर्गत रखा, इसको संहिता बोला। क्या बोला, संहिता। ठीक। तो अब हम संहिता के विषय में जान लेते हैं कि यह जो है संधि के लिए अनिवार्य तत्व है। जो संहिता है भाई, बिना संहिता के संधि हो ही नहीं सकती, या संहिता को ही संधि मान लो। अगर कोई 2 वर्ण पास में नहीं आएंगे तो वो उनका कभी योग हो ही नहीं सकता। तो संधि के लिए जो अनिवार्य तत्व है वो संहिता है। और इसके लिए जो ये संज्ञा की गई, संहिता संज्ञा, तो आप लोगों ने संज्ञा में पढ़ा भी होगा कि इसका जो क्या है अर्थ, परा सन्निकर्षा संहिता। ठीक। मतलब जब 2 वर्णों को अत्यंत समीप ले आया जाता है, अत्यंत निकट ले आते हैं, तो वहां पर उसकी क्या संज्ञा हो जाती है, संहिता संज्ञा हो जाती है। उस संहिता हो जाती है, संधि हो जाती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बताएं। तो अब देखो व्याकरण शास्त्र में जो संहिता के लिए एक नियम भी आया है। क्या नियम है वो, संहिता एक पदे नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे अपेक्षते। बिल्कुल सही। तो अब इसमें ये नियम ये बताता है कि जो संहिता है, आपकी जो संधि है, वो देखो कह रहे हैं संहिता एक पदे नित्या। जो हम अभी पद की बात कर रहे थे कि भाई साहब वो पद में तो नित्य होगी। ठीक। और धातु उपसर्ग और धातु में भी अनिवार्य होगी, नित्य होगी। नित्य का मतलब अनिवार्य होगी ही होगी। इसके बाद नित्या समासे, और समास में भी जो ये संहिता है
वो जरूर होगी, अवश्य होगी, नित्य होगी। और फिर कहते हैं वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते, लेकिन वाक्य में क्या है, वाक्य में संगीता विवक्षा से होती है, मतलब ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, या तो आप संधि करें और या तो संधि ना करें। जैसे इसका कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज आ रही है ना क्लियर? जी। अच्छा, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? देखिए, जैसे जो हमने लास्ट वाला बताया, नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, तो भाई पहले तो ये हो गया कि संगीता पदों में नित्य होगी, धातु और उपसर्ग में जो है नित्य होगी, ठीक, समास में भी नित्य होगी, वाक्य में जो है वाक्य तुसा विवक्षाम अपेक्षते, लेकिन वाक्य में क्या है कि ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, अब आप संधि करें या तो ना करें। जैसे अब एक उदाहरण से यहाँ देख लेते हैं, रामः गच्छति वनम, राम बन जाता है, मतलब हम लोग पढ़ तो संस्कृत रहे हैं तो संस्कृत की बात होगी, रामः गच्छति वनम। अब यहाँ पर जो यहाँ तो संधि नहीं हुई, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि भाई हम संधि करें, तो आपने ऐसा लिखा भी देखा होगा, रामो गच्छति वनम। जैसे अत्र कहा अस्ति, अब यहाँ विसर्ग संधि हो गई है, तो अब यहाँ क्या हो गया, अत्र कहा अस्ति और अत्र को अस्ति, तो यहाँ संधि हो गई और यहाँ संधि नहीं हुई। तो यहाँ कहने का मतलब ये बहुत ही नियम प्रसिद्ध है, जो बताता है कि भैया आप कहाँ कहाँ संधि कर सकते हो, कहाँ कहाँ संहिता होगी और कहाँ कहाँ संहिता नहीं होगी। आगे चलें, आगे चलें, क्योंकि प्रकरण लंबा है तो थोड़ा जल्दी जी आगे चले। हाँ, हम लोग देखो ये हमारा जो विषय है प्रबोध के लिए है, हम लोग की जल्दी जल्दी थोड़ा ओवरऑल सारी चीजें पता चल जाए, है ना, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए तो फिर समय चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं संधि और फिर विच्छेद की। तो संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। क्योंकि प्रश्न भी पूछे जाते हैं भाई, कभी संधि करने के लिए बोला गया और कभी संधि विच्छेद करने के लिए भी बोला गया, तो संधि विच्छेद के विषय में भी जान लें कि संधि का मतलब हुआ मिलना और विच्छेद का मतलब हुआ उनको अलग करना, ठीक। जैसे अन्वया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन अया, ठीक। अब जैसे वागार्था विव का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वागर्थ धन इव, क्योंकि अब यहाँ कौन सी संधि हुई है ये हम लोग पढ़ेंगे अभी जब हम संधि के भेद बताएंगे। अभी आप केवल उदाहरण देखिए कि इसको हम संधि विच्छेद बोल देंगे। अगर किसी ने कहा कि भाई संधि विच्छेद करना है तो हमने उसको अपने उसके यथारूप में लिख दिया जैसे वो पहले था। अब संधि होने पर देखो क्या होता है कि मुख्यतः तो संधियां यहाँ 3 प्रकार की लिखी हैं, लेकिन हम बताएं कि संधियां हैं 5 प्रकार की। पंच संहिता जिनको बोला गया, संहिता 5 प्रकार की हैं। अब उसमें देखो होता क्या है कि हमारे पास जो वर्ण है, तो वर्ण या तो स्वर होगा या तो क्या होगा, व्यंजन होगा, है ना, और या तो फिर क्या होगा, विसर्ग होगा। तीन ही चीजें तो होंगी कि कुछ और नया है। कोई बोल दिया करो भाई, प्रतिक्रिया भी दे दिया करो, तो थोड़ा ये लगेगा कि चलो हमारी आवाज जा रही है। यस सर। अच्छा, तो देखिए 3 चीजें तो है हमारे पास, स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है ना। अब होता क्या है कि जब हम स्वरों के साथ जो परिवर्तन होता है, स्वरों का स्वरों के साथ जो विकृति होती है, तो वो हमारी किसके अंतर्गत आ जाती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। और आपने जब ये महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, प्रत्याहार पढ़े होंगे, तो जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, अच के अंतर्गत आते हैं। तो इनको रख दिया गया है अच संधि में, ठीक। मतलब कि 2 पद होंगे उनका, ये जैसे हमारे पास ये लिखा था वाग अर्थ और इव, तो इसका जो अंतिम वर्ण होगा औ और इसका प्रथम वर्ण ई, ये दोनों, इनमें जो परिवर्तन होगा ये सब स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे अगर ये स्वर हैं तो। इसके बाद आते हैं व्यंजन। अगर यहाँ पर कोई व्यंजन होता
इधर स्वर या व्यंजन होता तो जो विकार होता वो किसके अंतर्गत रख देते हैं हम लोग, व्यंजन संधि के अंतर्गत, जिसको हम हल संधि बोलते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं, तो वो हल संधि में आ जाएगा। अब जो तीसरा बचा विसर्ग संधि, मतलब विसर्ग का जब विसर्ग को व्यंजन या स्वर के साथ जब विकार होता है तो वो व्यंजन संधि में आता है। अब बचती है तीन चीजों के अलावा एक चीज और, कि भाई अगर कोई ये भी कह दे कि किसी किसी में तो विकार ही नहीं होता, भाई अगर कहीं विकार हो रहा है कहीं विकार नहीं हो रहा है, मान लो संगीता नहीं हो पा रही है, तो उसको हम लोग रख देते हैं प्रकृति भाव संधि में। तो ये हमारी एक चौथी संधि आ जाती है प्रकृति भाव संधि। और एक पांचवी संधि होती है स्वादि संधि। स्वादि संधि यहाँ पर पता होगा काफी लोगों को, बाकी जैसे जो नए जुड़े हैं या जिनको अभी नहीं पता है उनके लिए बता दें कि स्वादि संधि में हमारा जो है यहाँ पर भी संधि है, देखो सु आदि, तो सु आदि प्रत्यय जब जिसमें जुड़ते हैं वो जो विकार उत्पन्न करते हैं वो सब स्वादि संधि में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास प्रातिपदिक राम है, और राम में जब हम सु प्रत्यय जोड़ते हैं तो सस जो सो रू से वो रू हो जाता है, उपदेश जनुनासिक से फिर उस रू की संज्ञा हो जाती है ऊ की, फिर रा बचता है ना, खरावसान्यो विसर्जनीय से हमारा विसर्ग बन जाता है। तो ऐसे करके ये जो प्रकरण, ये जो चीजें होती हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं, ये सब स्वादि संधि में होते हैं। तो यहाँ पर तो तीन प्रकार का ही लिखा है, क्योंकि हम लोगों को तीन प्रकार ही पढ़े जाते हैं, और बीच में प्रकृति भाव को स्वर संधि में ही रख दिया गया है। तो संधियां बेसिकली हैं कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ठीक, अब वो इन्हीं के अंदर रख दी गई, इस वजह से देखिए, तो हम लोग 3 भेद पहले मुख्यतः पढ़ लेते हैं। इसी में स्वर संधि में ही आपको कौन सा भेद पढ़ा दिया जाएगा, प्रकृति भाव संधि का, प्रकृति भाव संधि का भेद पढ़ा दिया जाएगा। और सु और जस ये आपको प्रत्यय के अंतर्गत बता दिया जाएगा जब प्रत्यय की कक्षा चलेगी। तो देखो संधि के भेद हमारे कितने हुए, 3। अभी इस स्लाइड के अकॉर्डिंग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, आप इसी को एक बेस मान लीजिए, क्योंकि अब वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो मुख्यतः 3 प्रकार की संधियां हुई। पहला हो गई स्वर संधि। ठीक, अब देखो इसमें लिखा भी है, स्वर के स्थान पर जब स्वर का ही आदेश हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्वर संधि, है ना। स्वरस्य स्थाने आदेशः स्वर संधि, जब स्वर के स्थान पर आदेश हो तो वहां स्वर संधि होती है। अच्छा, एक चीज इसमें ये बताना चाहेंगे कि आदेश शब्द आप सुनोगे व्याकरण पढ़ते टाइम और आगम, तो आदेश और आगम दोनों में कोई ना कोई वर्ण, नया वर्ण जुड़ जाता है। होता यही है कि कोई ना कोई नया वर्ण आ जाता है, लेकिन आदेश और आगम ये होता है कि जो आगम होता है वो मित्रवत होता है। मित्रवत का मतलब ये हुआ कि जैसे हम किसी के घर पे गए तो पता चला वो भी बैठा है पास में, हम भी बैठ गए, है ना, हम उसको हटाते तो नहीं है। लेकिन अगर हम किसी ऑफिस में हुए, अगर किसी अच्छे पोस्ट में हुए, तो हम सामने वाले को आदेश दे देंगे, जाओ कुर्सी लेके आओ, या तुम हटो उनको बिठाओ, है ना। तो आदेश शत्रुवत होता है। आदेश क्या करता है कि जिसके स्थान पर आता है उन्हीं को हटा देता है। पता चला अगर ई के स्थान पर या आदेश होगा तो ई का भाई साहब काम फिर नहीं रहेगा, ई वहां से हट जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लो, अनु धन ऐषणम, तो यहां पर जो ऊ की जगह हमारा वा हो गया और ए की मात्रा उसी वा में लग गई तो अन्वेषणम बन गया। यहाँ पर हुआ क्या है, अत्र उकारस्य स्थाने आदेशः, यहाँ पर जो अनुपद का ऊ था, उकार था, उसके स्थान पर आदेश हुआ, स्वर के स्थान पर आदेश हुआ, तो मतलब साफ है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हुई है, स्वर संधि। अब हम बात करते हैं दूसरी संधि की, व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में अब इसी का जैसे वहां पर स्वर के स्थान पर आदेश होता था, ऐसे ही यहाँ पर व्यंजन के स्थान पर आदेश हो जाएगा। देखो लिखा भी है, व्यंजनस्य स्थाने आदेशः लोपः व्यंजन निमित्तकः आगमः, मतलब व्यंजन के स्थान पर या तो आदेश हो जाए, या तो किसी व्यंजन का लोप हो जाए, या तो फिर व्यंजन के निमित्तिक कोई आगम आ जाए।
अब देखो इन तीनों के उदाहरण भी इधर आपको दे दिए गए। जैसे यहाँ पर तीनों चीजें हो जाएंगी भाई। आदेश हुआ तो पता चला, जैसे हमने देखा जगत धन ईसा, तो यहाँ पर जो हमारा तकार था, अब हम लोग जगत और ईसा अगर जल्दी जल्दी पढ़ें, जगत ईसा जगत ईसा जगदीसा जगदीसा, तो बेसिकली निकलेगा जगदीसा ही। अब यहाँ पर जो तकार है उसके स्थान पर किसका आदेश हो गया? डा का आदेश हो गया, है ना। तो क्या बन गया? जगदीशा बन गया। अब देखो क्यों हुआ, ये तो हम लोग जब सूत्र अभी पढ़ेंगे और जब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तब चलेगा। अभी केवल हम लोग उदाहरण देखें कि व्यंजन संधि क्या है। इसके बाद लोप कैसे, लोप क्या हुआ, जैसे उभाव और अपि, तो उभा अपि, यहां पर वकार का क्या हो गया? लोप कर दिया गया, तो यहाँ लोप भी हुआ। तो अच्छा, हुआ किसका लोप? स्वर का हुआ कि व्यंजन का हुआ? व्यंजन का। हाँ, तो व्यंजन का हुआ तो मतलब यहाँ पर व्यंजन संधि हुई। ऐसे ही अगर व्यंजन के निमित्त कोई आगम आ जाए तो आगम वही आगम मित्रवत होता है, आगम भैया उनको भी रखे रहेगा और स्वतः भी अपना विराजमान हो जाएगा। जैसे पचन अस्ति तो पचन नस्ति, है ना। तो देखो ना, ये वाला हमारा बना रहा और एक आगम में और नकार आ गया। एक नकार तो था और एक नकार को ये और ले आया, तो यहां पर जो है व्यंजन के निमित्त का आगम हुआ है, इस वजह से भैया इसमें क्या हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ठीक, अब अंतिम आते हैं हम लोग विसर्ग संधि में। तो कितने सिंपल इसमें बता दिया गया कि भैया स्वर के स्थान पर अगर स्वर आदेश हो तो स्वर संधि, व्यंजन के स्थान पर आदेश हो, लोप हो, तो वहां पर व्यंजन संधि, और अगर विसर्ग के स्थान पर आदेश हो, लोप हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाती है। बहुत सिंपल ही तरीके से ये एक उदाहरण देना हुआ, या एक कोई पूछे आप लोगों से कि भाई विसर्ग संधि हम कैसे पहचानेंगे, तो बहुत शॉर्ट फॉर्म पे आप लोग बता सकते हो, संक्षिप्त विधि से बता सकते हो कि जहां पर भैया विसर्ग के स्थान पर आदेश हो जाए, लोप हो जाए, वहीं विसर्ग संधि है। जैसे बालः तत्र, तो यहाँ पर विसर्ग का देखो क्या हो गया? विसर्ग का हट गए और विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया? सा का आदेश हो गया, तो बालस्तत्र हो गया, है ना। अत्र विसर्गस्य स्थाने स आदेश, सा का आदेश हो गया, सस्य आदेश। जैसे दूसरा अब हम यहाँ लोप का देख लेते हैं, वृक्षाः प्लस अत्र, तो यहाँ पर विसर्गों का लोप हो गया, और लोप अगर होता है तो फिर वो चीज हट जाएगी, वृक्षा अत्र। तो अच्छा, ये तीन तो संधियां हो गई हमारी, प्रमुख तीन संधियां। अब इन स्वर संधियों के भी भेद हैं, व्यंजन संधियों के भी भेद हैं, और विसर्ग संधियों के भी भेद हैं। तो आज जो है हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। ठीक, तो देखो संधि विभाग, अब इसमें हम स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि में हमारे सबसे नंबर 1 पे जो भगवान पाणिनि ने जो सूत्र लिखे, तो उसमें उन्होंने 6-1 शायद 77 है, उसमें उन्होंने ये यण संधि का सूत्र लिखा, इको यणच। और इसके जस्ट बाद एचो वायावा, ये आपका अयादि संधि का सूत्र उन्होंने लिखा 6-1 77 पे 78 पे। ठीक, तो सबसे पहले यण संधि हो गई, अयादि संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, और दीर्घ संधि हो गई। इसी को सवर्ण दीर्घ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवर्णी एक साथ, जो सवर्णी स्वर हैं उनका उनमें विकार होता है, वो एक साथ रखे जाते हैं, उनकी संहिता होती है। फिर आती है पूर्व रूप, और एक और है पर रूप। और जो प्रकृति भाव संधि जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसको भी किसके अंतर्गत रख दिया गया है? स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक, आगे चले। हाँ, इसको बाद में देखते हैं, विसर्ग संधि। हाँ, अब देखिए सबसे पहले हम लोग, हाँ 6-1 77, मतलब 6वें अध्याय के प्रथम पद का 77 नंबर सूत्र जो है वो ये कहता है कि इको यणच, मतलब इक का यण हो जाएगा अगर कोई अच उसके बाद में। ठीक, जैसे आप इस ग्राफ से समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। सूत्र की व्याख्या में हम लोग जाएंगे तो हो सकता है कि उसके लिए कॉपी पेन या बोर्ड की जरूरत पड़े। देखिए, यण संधि में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो इक का क्या हो जाता है? यण हो जाता है। ठीक, तो यहां पर जैसे ई है, अब वो ई छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों हो सकती है, उसके स्थान पर आदेश होगा।
आदेश होगा तो अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि आदेश में वो ई को हटा देगा, है ना, और अपना स्वयं बैठ जाएगा। अच्छा, अब जो पूर्व में रहेगा स्वर उसके जगह पे आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर आपको एक सूत्र उदाहरण दिया प्रतिधन एकम, तो यहाँ पर देखो अच, ये जो ए है, एकम वाला ए है, ये अच है कि नहीं है, और इस अच के पहले इक है। देखो प्रति का जो ई है वो इस अच के पहले है, तो आदेश जो है वो इस वाली ई के में होगा, तो ये ई हटके हो जाएगा या, और ये या में ये ए की मात्रा चढ़ जाएगी तो ए हो जाएगा। क्षम्यता महोदय, The स्क्रीन नहीं दिख presentation is not coming. क्षम्यता महोदय, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वो एक मिनट। सर दिख रही थी। अच्छा अच्छा, रुको एक बार नेट फिर से देखते हैं करके। अच्छा देखो, अब देखिए, जी अब दिख रही है। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ तो देखिए अब, अच्छा इसको एक बिल्कुल सिंपल वे में समझ लो, जैसे कि बिल्कुल एक बार में ये बिल्कुल छप जाए मना मस्तिष्क में। जैसे अभी आपके पास जो स्वर है उसमें आप जो स्टार्टिंग में आ पढ़ते हो, अकार को छोड़ दो, ठीक, मतलब जो आपके अक प्रत्याहार वाले वर्ण है, इक प्रत्याहार वाले, वो ले लो। तो ई उ री री, और इसके बाद क को हम लेंगे नहीं क्योंकि वो आपका अंतिम वर्ण है ना, हलंत्यम से हट जाएगा। तो ई उ री री, ये जो चार स्वर हैं, अगर इनके बाद कोई भी अच आ जाए, फिर से सुन लो, जो ई उ री री, अब ई हमारा दीर्घ भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है, उ ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, री ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, री सिर्फ ह्रस्व हो सकता है क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता, है ना। तो जो हमारा ई उ री री है, अगर इनके बाद कोई स्वर आ रहा है, अच, कोई भी अच आए, जरूरी नहीं है यहाँ पर प्रति एकम में ए लिख दिया, तो यहीं पर देख लो, नदी धन अत्र नद्यत्र हो गया, इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। तो कोई भी स्वर वर्ण हो तो होगा क्या कि जो ये ई उ री और री हैं, इनका स्थान, इनके स्थान पर दूसरा कुछ हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो ई के स्थान पर या का आदेश हो जाएगा, उ के स्थान पर वा का आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर रा का आदेश हो जाएगा, और री के स्थान पर ला का आदेश हो जाएगा, या वा रा ला। ठीक, जैसे हम ई उ री री पढ़ते हैं ऐसे ही या वा रा ला पढ़ लेंगे। ठीक, अच्छा ऐसा होता क्यों है, तो देखो ये एक विस्तृत विषय हो जाएगा, है ना। फिर हमारे इका में कौन सा विभक्ति है, इका, और यण में कौन सी विभक्ति है, अच में कौन सी है सप्तमी, तो वो हम लोगों का फिर जब कभी व्याख्या वाला विषय होगा, या मतलब वो वाली क्लास होगी, कहाँ स्थाने अंतरतमा लगेगा, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से कहाँ सूत्र आएगा, अगर बाई चांस हम लोग उसकी व्याख्या करने लगे, तो आप लोग भी इतना जानते हो कि संधि प्रकरण, स्वर संधि के भी कई भेद हैं, व्यंजन संधि के भी कई भेद हैं, है ना, विसर्ग संधि भी है। तो हमें तो नहीं लगता कि भाई 1 घंटे में हम लोग क्लास में पूरा समझ पाएंगे। तो अगर एक शॉर्ट फॉर्म पे देखें तो हम यही बताना चाहेंगे कि भाई ई उ री इनके बाद में या आदेश हो जाएगा, उ के बाद वा आदेश हो जाएगा, री के बाद रा आदेश हो जाएगा, री के बाद ला आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, तेज तो नहीं हो रहा? नहीं सर। अच्छा, तो जैसे हमने ई का देख लिया कि ई का या हो जाएगा। अच्छा देखो, हम एक सिंपल सी ये चीज बता दें कि ई का या ही क्यों होता है, क्योंकि देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि भाई अगर ई अपनी पोस्ट खाली करेगा
मान लो ई अपने स्थान से जाएगा, तो अब महर्षि पाणिनि ने तो ये कह दिया कि भैया इक की जगह यण हो जाएगा, तो ई ये वह होगा, ये भी तो बोलेगा कि हम भी तो यण हैं, हम भी तो यण प्रत्याहार में आते हैं, हम हो जाए इनकी जगह पे। रा बोलेगा हम भी तो भैया यण प्रत्याहार में आते हैं। तो अब यहाँ पर आपने वो पढ़ा होगा कि भाई जिनका जो इन्हीं के वर्ण के स्थान के हों, जो समान वर्ण वाले हों, जैसे इनका कोई उच्चारण स्थान में समान हो, तभी तो ये इसका स्थान ले पाएंगे, है ना। तालु आदि से जो या तो 4 प्रकार से जो वो बताए गए, उनमें से कोई अभ्यंतर प्रयत्न से, कोई प्रयत्न से समान हो, या तो कोई उसके उच्चारण स्थान से समान हो। तो यहाँ पर सिंपल सा ये आता है कि भैया इचव्यसा नाम तालु, इसका भी उच्चारण स्थान तालु है, और या का भी उच्चारण स्थान तालु है ना। तो हम लोग इसको ई के स्थान पर या आदेश यहाँ पर हो जाएगा, उ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। ऐसे मनुधन अंतरम, तीसरा नंबर जो उदाहरण है आपका, मनुधर अंतरम मनवंतरम, यहाँ पर उ का वा हो गया, सिंपल सा कुछ नहीं करना, उ को आपको वा बना देना है और उसके बाद जो भी स्वर है उस वा में लगा दो, क्योंकि वा तो आपका हलंतिक होगा और उसमें ये लगा दो। अब जैसे यहाँ पर भी वा बनेगा वधु आगमन में, अब उ बना तो उ का वा हो गया, लेकिन यहाँ दीर्घ आ था तो वहीं दीर्घ की हमने मात्रा लगा दी। पितृ इच्छा थी, यहाँ पर री थी, और री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो ता में री की मात्रा जुड़ी थी, तो ता हलंती करो, रा आपकी री का रा कर दो, तो पितृ, तो ये देखो पहले ये त्री थी, अब ये त्रा बन गया, तो पितृच्छा हो गया। इन दोनों में अंतर है, जरा गौर करिएगा। ये जो पितृ है, पितृ, इसमें ये री की मात्रा है, लेकिन ये जो त्रा है इसको आप त्री न समझना, ये ता और रा है। तो यहाँ पर ये देखो ई हमारा जो है बाद में स्वर वर्ण था, वही हमने त्रा में स्वर वर्ण बाद वाला जोड़ दिया, तो पितृच्छा बन गया। अच्छा, दीर्घ री का देख लेते हैं, क्री प्लस इति, तो देखो का में जो हमारा ये री था ये भी रा बन जाएगा, और रा में ये छोटी ही मात्रा फिर जुड़ जाएगी, तो कृति हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं, घसरी, ये एक है और इसमें आदेश हुआ, आदेश शब्द जोड़ा हमने, तो क्या हो गया, घसलादेशा, क्योंकि री हमारा किसमें परिवर्तित हो गया, आदेश री की जगह क्या हुआ, ला का आदेश हो गया, और दीर्घ आ हमने इसमें जोड़ दिया। तो ऐसे करके जहां भी यण संधि के और भी उदाहरण आप लोगों को मिलेंगे, जैसे हम एक दो उदाहरण आपको बोल के, इसमें तो लिखा नहीं शायद, वैसे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, जैसे अतिधन अंतम है, अतिधन अंतम, तो अत्यंतम बन जाएगा, क्योंकि ई जो है हमारा या में हो जाएगा और या में छोटा जो ह्रस्व आ है वो जुड़ जाएगा, तो अत्यंतम हो जाएगा। अच्छा, सब लोग अतिधन आनंदा का बनाओ एक बार अपने, मतलब जो अगर बने ऐसे ही, हाँ अत्यानंदा हो जाएगा। तो अब अच्छा हम लोग आगे चले, यण संधि के बाद दूसरी संधि आती है आपकी अयादि संधि। ठीक इसी को बोला गया अवयवायावदेश संधि, अब अयवायावदेश संधि, क्योंकि जो इसका सूत्र है वो एचो अयवायावः, ठीक, अगर एच परे है तो फिर अय अव आय आओ। अब देखो, अच्छा आप लोगों को ये लगेगा कि ये जो 6 1 78 है, ठीक, तो इसका मतलब ये कैसे जान लिया गया कि भैया किसके बाद ये एच आए, तो अय आओ, अय आओ, आय आओ, ये आदेश हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर है क्या कि जो ये 6 1 78 का सूत्र है, और जब इसके जस्ट पूर्व वाला हम इको यणज पढ़ते हैं तो वो 6 1 70 का होता है। तो कुछ चीजें उससे ली गई, जिससे ये हुआ कि भैया वहां पर तो आपका क्या था, ई उ री री ये था, उसके बाद कोई स्वर वर्ण आए। अब यहाँ पर एच के परे रहते अगर कोई आपका स्वर है, देखो एच जो हमारा ये क्या है, प्रत्याहार है ना, तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, कौन कौन से स्वर आएंगे, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण आपके स्वर वर्ण आ जाएंगे। तो ए आई ओ औ अगर ये हैं, तो यहाँ पर आपका इनके बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो उसका क्रमशः ए का अय हो जाएगा और आई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। देखो या में हलंत ही लगा रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो भी स्वर होगा वो स्वर इस या के साथ जुड़ जाएगा। ओ के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो अब हो जाएगा,
और औ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो आव आदेश हो जाएगा। तो ये ध्यान भी रखा जा सकता है कि भाई ये छोटा वाला ए है, ह्रस्व ए है, तो ये अय हो गया। दीर्घ ए है या आई है तो आय हो गया, है ना, ए अय ओ औ। तो यहाँ पर औ में हमारा आव हो जाएगा। अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये देख लेते हैं, तो देखो अयवायाव देश संधेह, उदाहरण देख लेते हैं। ए स्थाने, वहां पर ई स्थाने या आदेश, ई के स्थान पर या आदेश हो जाता था, यहाँ पर ए स्थाने अय आदेश। जैसे कटे उपवेशनम, कटे उपवेशनम, तो देखो अय आदेश होगा तो एक की जगह हो जाएगा, तो ए यहां से क्या हो जाएगा, आदेश हो रहा है तो ए भाई साहब चले जाएंगे। अब जो ए चला गया तो यहाँ पर ए की जगह अय लिख देंगे, तो ये जो छोटा आ होगा वो भी टा में जुड़ जाएगा, तो टा तो पूरी बन जाएगी। तो कट युपवेशनम, क्योंकि जो या बनेगी उसमें हम बाद वाला स्वर जोड़ देंगे, उसका कहीं लोप नहीं होगा, ना वो कहीं जाएगा। वो क्या होगा कि इसके पहले जो भी परिवर्तन हुआ है, जो भी विकार हुआ है, जो भी विकृति हुई है, उसमें ये जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा कट युपवेशनम। ऐसे ही ओ का देख लेते हैं, ओ स्थाने अव आदेश, जैसे गुरो धन उत्साह, तो देखो ओ अव में हो जाएगा तो गुरुवुत्साह। ये रा में तो कोई मात्रा बची नहीं, केवल आ जुड़ जाएगा तो गुरु हो गया। इसके बाद ओ की जगह अब वाह हो जाएगा, उत्साह हो गया। तो ये हमारा हो गया आपका अयादि संधि। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक सूत्र ये जरूर लग जाता है, लोपा साकल्यस्य, इसको बताना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि ये संभवतः ज्यादा छोटी क्लासों में नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि नेट जेआरएफ में भी आ सकता है, या ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। तो होता क्या है, लोपा साकल्यस्य, ये कहता है, ये सूत्र ये कहता है कि जो यकार है और जो वकार है, मतलब जो या है और वाह है। देखो यहाँ पर जैसे आप पहले उदाहरण से देख लो, कटे उपवेशनम, तो देखो कट युपवेशनम ये हम लोगों ने एचोय वायावह इससे बना दिया था। ठीक, लेकिन इसमें एक और तरीका है, जैसे लिखा है अथवा कट उपवेशनम, ऐसा भी बन सकता है। तो यहाँ ये क्यों बना, यहाँ पर लग गया लोपा साकल्य से, मतलब यहाँ जो यकार था ना, अब आप अच्छा कट युपवेशनम से या हटा दोगे तो यही नीचे वाला ही तो बनेगा, कट उपवेशनम ही बचेगा। अब यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, कहने का मतलब एक बार संधि हो गई, अब यहाँ लोपा साकल्य से लग गया तो यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, और इसी कटे उपवेशनम को ही हम कट उपवेशनम भी संधि करके लिख सकते हैं। तो यहाँ लोपा साकल्य से, देखो इस सूत्र को ये इसलिए बोला गया क्योंकि जो भगवान पाणिनि है उन्होंने स्वयं लिखा कि ये जो सूत्र है, या जो यकार और वकार का जो लोप होता है, ये बोले हमारा मत नहीं है, ये किसका मत है, ये आचार्य साकल का मत है। ठीक, तो उन्होंने उनका भी वर्णन किया कि भैया ये हमारा मत नहीं है, जो आप सोचे कि ये महर्षि पाणिनि का या हमारा है, ये साकल मुनि का आदेश है और उनका ये है सूत्र। तो उन्होंने ये लोपा साकल्य से हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? कहने का मतलब अगर आप लोग अयादि संधि पढ़ें, अयादि संधि के उदाहरण देखें, तो उसमें ये जरूर देखें कि यहाँ लोपा साकल्य से लगेगा, कब लगेगा, जहाँ यकार और वकार होगा, वहां पर हम यकार और वकार का क्या कर सकते हैं, लोप कर सकते हैं, और ये विकल्प से बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर संधि ना कर देना कि यहाँ पर रूप भी हो जाएगी, या आऊ के बाद फिर हम कोई और गुण संधि कर दें या कुछ और कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे फिर आप। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो तीसरे नंबर पर आती है गुण संधि। माफ कीजिएगा, पीपीटी थोड़ा वैसी सही नहीं बनी क्योंकि हमने फोटो खींच ली, टाइपिंग का टाइम नहीं मिला, तो चलो कुल मिला के लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो तीसरी नंबर पे आती है गुण संधि। तो अभी स्वर के ही भेद हो रहे हैं, स्वर संधि के ही। ठीक, तो गुण संधि का जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो आद गुणा, ठीक, आद गुणा सूत्र है, और आद गुणा ये बताता है आद अवर्णात
ये जो वृत्ति है बटोजी दीक्षित द्वारा लिखित अवर्णात अचि परे पूर्व परयो एको गुण आदेश स्यात्। देखो हर जगह आदेश ही हो रहा है। तभी आप लोगों ने जब स्वर संधि का वो पढ़ा होगा कि कैसे जानेंगे, तो वहां पर भी केवल आदेश शब्द ही आया था, है ना, लोप या ऐसा कुछ नहीं आया था। तो आदेश यहाँ पर आदेश हुआ है, और आदेश क्या है कि अवर्णात अचि परे। अवर्णात मतलब आवर्ण के बाद अगर कोई अच है तो फिर हम क्या करेंगे, पूर्व और परयो, मतलब पूर्व वाले का भी और परयो मतलब बाद वाले का भी, इन दोनों को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुण आदेश से। तो मतलब अभी तक क्या था, जो दो संधियां आप लोगों ने पढ़ी तो उसमें पूर्व वाले वर्ण का ही होता था, विकार होता था। यहाँ पर इन्होंने वृत्ति में बताया, भगवान इन्होंने बटोजी दीक्षित ने, कि अवर्णात अच परे, आवर्ण के बाद अगर कोई अच है तो फिर पूर्व और पर दोनों को क्या आदेश हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। अब गुण आदेश हो जाएगा, इतना तो भाई उन्होंने बता दिया। तो अब ये गुण क्या है, तो गुण हम लोग संधि में पढ़ चुके हैं, सॉरी संज्ञा में पढ़ चुके हैं कि गुण संज्ञा किसकी होती है। तो अदेंग गुणा मतलब आ ए ओ, इनकी क्या हो जाती है, कौन सी संज्ञा, गुण संज्ञा। मतलब हमें संस्कृत व्याकरण में जहां भी आ ए ओ ये दिखेंगे तो इनको हम गुण संज्ञक, ये गुण बोल सकते हैं इनको। और कहीं लिखा है गुण आदेश स्यात्, तो मतलब आ ए ओ, क्योंकि यही गुण है तो इन्हीं का आदेश होगा। मात्र 3 का आदेश होगा, किसका, आ ए ओ, ठीक, 3 का आदेश होगा। तो अब देखो, आवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर मतलब पहले और बाद के स्थान पर एक गुण आदेश होता है, गुण का आदेश हो जाएगा। तो अब जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, पहला वाला देखना जहां रोमन अंक से फर्स्ट लिखा है, अत्र धन इदम, यहाँ पर आ और ई मिलके ए बन गया। तो देखो दोनों में विकार हो गया। अब दोनों भाई साहब अपनी जगह से चले गए, क्योंकि आदेश हो रहा है। आगम होता तो ये दोनों भी बैठे रहते, आदेश हो रहा है तो इन दोनों का काम खत्म, ए आ गया और बन गया अत्रेदम। बाकी ओवरऑल तो इतना तो आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर और सब में पढ़ लिया होगा। और बाकी तो खैर और भी लोग इसमें जुड़े हैं जिनको और भी ज्यादा जानकारी है, लेकिन आप ये केवल एक बेसिक वो है कि बेसिक बताना है, तो इस वजह से हम लोग केवल उदाहरण पे चर्चा कर लेंगे। सेकंड पे आते हैं हम लोग, केन प्लस उपदिष्टा। पहले ई की बात हो गई, ई के बाद अगर बड़ी ई भी होती, दीर्घ ई जिसको आप बोलते हो, तो भी ए हो जाता, ठीक। अब दूसरा उदाहरण आता है केन प्लस उपदिष्टा। तो केन उपदिष्टा में हमारा ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है कि भाई साहब केनोपदिष्टा बन जाएगा, ठीक। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि ग्रीष्म धन ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु वैसे क्या होना चाहिए कि री का, अब यहां पर बताया जो हमारा सूत्र है वो ये बताता है कि भाई गुण हो जाएगा, जो भी ये स्वर होंगे उनमें गुण आदेश, एको गुण आदेश, एक गुण आदेश हो जाएगा। लेकिन अब कोई ये कह दे कि अर आपका गुण में तो आता नहीं, बताओ अच्छा अर की क्या गुण संज्ञा है, कोई बताए। नहीं सर। नहीं है, छोटा जो हमारा हस्व आ है उसकी गुण संज्ञा है। जी। तो अर क्यों हुआ, तो इसके लिए एक सूत्र आता है उरण रपरह। उरण रपरह ये कहता है, देखो यहाँ बहुत मजे की चीज है, पहले जब हम भी स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो नहीं समझ पाते थे। उरण रपरह का मतलब हुआ, जो इसका देखो वृत्ति पढ़ लो, इसको उसमें कर लो, इसका थोड़ा संधि विच्छेद कर लो, उहु अण रपरह, ठीक। अब जो उहु है, तो देखो ऊ ये क्या है, ये षष्ठी विभक्ति का है। ऊ किसका है, षष्ठी विभक्ति का है। और षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है, जब आप अष्टाध्यायी के हिसाब से पढ़ोगे तो षष्ठी विभक्ति के विषय में वहां बताया गया। वैसे तो मेन मतलब होता है का, जैसे रामस्य राम का, ऐसे ही जो उहु है ये री का षष्ठी विभक्ति है। जैसे आप लोग मातृ शब्द के शब्द रूप पढ़ते होगे, पितृ के शब्द रूप पढ़ते होगे, तो मातुहु ऐसे लिख के आता है ना, पितुहु, ऐसे ही तो शब्द रूप बनता है।
तो ऐसे ही जो री का षष्ठी विभक्ति है वो है उ। ये आपका स्वर वाला उ नहीं है। कौन सा वाला है? ये री की षष्ठी विभक्ति है। अगर कभी प्रश्न पत्र में आ जाए कि री वर्ण की षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, तो आपको उह लिखना होगा। जैसे मातृ में मातुह लिखते हैं, पितृ में पितुह लिखते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग सूत्र की। उहु अण रपरा, ये कहता है कि अगर री एवं री, क्योंकि री के देखो 18 भेद होते हैं और री के 12 भेद होते हैं, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता, इस वजह से उसके 12 भेद ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर री एवं री कुल 30, इन दोनों के स्थान पर जो अण प्राप्त हुआ है, अण का मतलब जैसे आपका ये आ, ई, उ, री, री, पूरे जो स्वर, इन कोई भी स्वर प्राप्त हुआ है तो वो कैसे होके आएगा? रपर होके आएगा। रपर का मतलब हुआ रा पर में आएगा, मतलब बाद में आएगा। ठीक, तो वो जो वर्ण आ आएगा, देखो आएगा गुण ही, गुण आ है, लेकिन वो रपर होके आएगा। तो जब रा को बाद में रखेगा आपने और साथ में चला आएगा, तो आ के बाद जब र को जोड़ देंगे तो अर हो जाएगा। ऐसे अर हुआ है। ठीक, हुआ गुण ही है छोटा आ, और वो रपर होके आया है उरण रपरा से, इस वजह से ग्रीष्मर्तु, ऐसा हमारा ये संधि होके, संगीता होके कौन सा शब्द बना? ग्रीष्मर्तु। ऐसे ही तव धन ऋकार, तो तवलकार, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा आ और री, वैसे होना केवल आ चाहिए था, लेकिन रपर होके आएगा तो रा और ला को बाद में ले आएगा। अब अगर री है तो ला को ले आएगा, री है तो रा को ले आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ज्यादा आगे बढ़ गए, 1 मिनट। आगे नहीं जा रही शायद, हाँ ये हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गया उसमें। हाँ अब देखते हैं वृद्धि संधि। ठीक, ये हमारा 6वें अध्याय का 6:1:58 ये सूत्र है, और ये बताता है कि वृद्धि रेचि सूत्र है इसका। वृद्धि रेचि आत एच परे वृद्धि एकादेश। देखो वृद्धि एकादेश हो जाएगा, मतलब वृद्धि का आदेश हो जाएगा। ठीक, अवर्ण से सेम वही चीज होगी, वहां पर गुण का आदेश हो जाता था और यहाँ पर किसका आदेश हो जाएगा? वृद्धि का आदेश हो जाएगा। देखो वृद्धि से जब हम पढ़ते हैं तो और थोड़ा आसान हो जाता है। वृद्धि रेचि ये बताता है आत एच परे वृद्धि एकादेश, मतलब अगर उसके बाद में कोई एक प्रत्याहार के वर्ण है तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। वृद्धि आदेश हो जाएगा। अच्छा, दोनों के स्थान पर होगा तो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि दोनों वर्ण हट जाएंगे, तो पूर्व वाला भी हटा देना है और पर वाला भी हटा देना है, बाद वाला भी। तो जैसे वृद्धि आत, जो वृद्धिराद है सूत्र है, जो वृद्धि संज्ञक कौन कौन है? आ, आई, औ, तो इन्हीं का जो है इन्हीं यही आ जाएंगे वृद्धि संज्ञक। जैसे अत्र धन एव, कुल मिला के यहाँ पर आपका ए और ऐ अगर ये जुड़ रहे हैं आ और आ के साथ तो भी ऐ बनाएंगे, ओ और औ जुड़ रहा है तो भी औ बनाएगा। मतलब जो वृद्धि संज्ञक हैं वही बनाएंगे, वही आदेश हो जाएगा, और पूर्व और पर वाले जो भी वर्ण हैं, जो भी स्वर हैं, वो हट जाएंगे। हटेंगे केवल स्वर, क्योंकि ये संधि कौन सी है? स्वर संधि। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, केवल एक ही देख लेते हैं। जैसे संज्ञा प्लस ऐव, तो यहाँ ऐ है तो ये ऐ ही हो जाएगा, तो संज्ञा हो गया। अधर धन ओष्ठा, तो देखो यहाँ पर ओ औ हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, ओ को सीधा औ करके प्रोनाउंसिएशन कर देना है, अधर ओष्ठा हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, पूर्व रूप देख लेते हैं। पूर्व रूप संधि में ये है कि अगर आपका पद के अंत में ए है या ओ है, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि आ या ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए, ओ, ऐ, औ हो तो उनको वृद्धि आदेश हो जाता है। यहाँ पर अगर पदांत जो पहला शब्द है उसके अंत में ए या ओ हो,
फिर कोई ह्रस्व आ हो तो वहां पर कौन सा एक आदेशा पूर्व स्वर द्वयो स्थाने। देखो यहाँ पर ए का यहाँ पर होगा क्या कि हमारा अवग्रह रूप लग जाता है। ठीक, जैसे ए और आ। अब यहाँ पर एक देख लेते हैं, ते धन अत्र। यहाँ पर हमारा ए है और अ ह्रस्व आ जुड़ा है, तो हमें कुछ नहीं करना, ए लगा ही रहेगा, बस केवल आ इसका क्या हो जाएगा, स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। आदेश नहीं हो रहा, एक आदेश हो रहा है, ये स्वर वर्ण लगा रहेगा, बस केवल ये आके अत्र वाला जो पूर्व ये वाला होता है ये आ जाएगा चिन्ह। ठीक, अच्छा इसके बाद पूर्व रूप के बाद, हाँ पूर्व रूप के बाद आते हैं हम लोग पर रूप में। पर रूप में जस्टिस का उल्टा होता है, पूर्व रूप और पर रूप। पूर्व रूप में था क्या कि पहले ए ओ थे, उसके बाद में ह्रस्व आ था। पर रूप में इसका जस्ट अपोजिट है, पहले इस ह्रस्व आ होगा और बाद में ए ओ होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ेंगे आ और ये हमारा ओ, ठीक, आ ओ, तो ये हमारा ओ बन गया, ओम। अब मा तो हम लोग हलंती कैसे रख रहे हैं, तो ओम। इसके बाद जैसे आ और आ के बाद कोई दूसरा है, चलो इसके उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से समझा देते हैं। हाँ ये देख लेते हैं, जैसे प्राधन एजते है, ठीक, तो ये ए हमारा इसके साथ जुड़ गया, क्या हो गया, प्रेजते। ठीक, उपधन ओसति, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही जुड़ जाएंगे, उपधन ओसति उपोसति हो गया। ओम वाला देखो देख रहे थे, आ था और इसके बाद ओ था, जैसे शिवाय ओम, तो शिवाय ओम हो गया आ, और इसके बाद अगर ओ है तो वो डायरेक्ट वही ओ उसी आ पे जुड़ जाएगा, शिवाय ओम, तो यहाँ पे शिवाय ओम नमः। ऐसे करके आप पररूप संधि देख लिए। लास्ट में एक इसकी प्रकृति भाव संधि बचती है। प्रकृति भाव संधि में ये है कि जहां कोई भी चेंजमेंट ना हो वो हमारा प्रकृति भाव संधि हो जाता है। प्रकृति भाव में ये देखो, प्रकृति भाव थोड़ा विस्तृत में है, लेकिन इसका ये देख लो कि यहाँ पर जहां कोई परिवर्तन ना हो, जैसे बसंत ऋतु, तो क्या हो गया, बसंत ऋतु, है ना। और अभी ग्रीष्म ऋतु आपने बनाया था गुण संधि में, तो ग्रीष्म ऋतु बनाया था, तो ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु वो भी बन जाता, एक साथ जोड़ देते, ग्रीष्म ऋतु बन जाता, बसंत ऋतु बन जाता। ये हमारी प्रकृति भाव संधि है। ये हम विकल्प से कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक, बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु हो गई। कुल मिला के आप लोगों को एक चीज बताएं कि बसंत ऋतु, अगर कोई कहे कि भाई इसकी संधि करिए, तो आप, अगर आपको गुण संधि आ रही है तो आपने बसंत ऋतु कर दिया। अब बाई चांस केवल संधि करने को लिखा है, आप केवल बसंत ऋतु भी लिख के चले गए, तो कोई काटेगा नहीं, क्योंकि वहां पर कौन सी संधि हुई है, प्रकृति भाव संधि हो गई है। केवल आपको प्लस का साइन हटा देना है ना। तो चलो खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन यहाँ जो प्रकृति भाव संधि है वो सिर्फ इतना है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहां किसी भी स्वर का, किसी भी वर्ण का कोई परिवर्तन ना हो, बस वो साथ में लिख दिए जाए। जैसे देखो राजा धन ऋषि, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, राजर्षि, यहाँ पर भी गुण संधि हुई है, लेकिन अब यहाँ प्रकृति भाव से अगर करेंगे तो राज और ऋषि, राज ऋषि हो गया। ठीक, हमारा पूर्व इसमें आ गया है ह्रस्व में। दधि धन रीते, दधि रीते ऐसे ही लिख दिया गया, केवल ये प्लस का साइन हटा दिया गया, साथ में समाहित करके लिख दिया गया। ठीक, तो हाँ आगे चलते हैं। विस्तृत अगर करेंगे तो हमारी समझ से सारी संधियां हो नहीं पाएंगी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलें या विस्तृत करें? आनंद सर, जी सर, टाइम इज ओवर, हो 9 गया। o'clock प्लीज। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा पढ़ा लो, कोई बात नहीं, ठीक ठीक थोड़ी देर अब शॉर्ट में करो, मेरा मतलब ये है। ठीक ठीक। चलो अच्छा, इसका हम शॉर्ट में ही बता दें। शॉर्ट में चलो ये बता दें, हम लोग देख लेते हैं जो हमने सबसे पहले लगाई थी। हाँ ये देख लो, देखो संधि ये हमारी व्यंजन संधि में आ जाती है। देखो स्वर संधियां आपकी हो गई। व्यंजन संधि में आपकी सबसे पहले स्टिप्ट संधि आती है,
सा ता वर्ग में सा चा वर्ग अगर इनका योग है तो सा या चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे रामस्चिनो या सा हमारा तालव्य सा में बन गया। ठीक, इष्टुना इष्टु या सा और ता वर्ग का अगर सा या टा वर्ग है तो वो इसी बाद वाले वर्ग का बन जाता है। क्या मतलब यही लगेगा जल को जैसा आदेश हो जाता है। तो देखो जो जल प्रत्याहार के अंतर्गत आवाज नहीं आ रही सर, है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अब आ रही है आवाज? क्लियर नहीं है। हो सकता है नेटवर्क आपकी तरफ भी वीक हो, इस वजह से। देखो किसी का माइक ओपन है एक्चुअली, इसलिए नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, देखिए अब जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत हैं वर्ण, उनका जब जस प्रत्याहार के अंतर्गत, जब वो उनमें जस प्रत्याहार के अंतर्गत चेंज हो जाते हैं तो वहां पर झलाम जसोवंती सूत्र लगता है, जिसे जसत्व संधि के अंतर्गत रखा गया है। जैसे तत् धन टीका तट टीका, यहाँ टा में ही परिवर्तित हो गया क्योंकि जो टा है वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। ठीक, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट वाली बता दें हम, तोरली, इसमें ता वर्ग के साथ अगर ला का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हमारा ला बन जाएगा। जैसे उद्धन लेखा उल्लेखा। ठीक, इसके बाद अनुस्वार परसवर्ण संधि देख लेते हैं। अनुस्वार से यही परसवर्ण, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लिखने में भी हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। जैसे गंगा है, अब ये काखा गागा इंगा, तो यहाँ जो अनुस्वार के बीच में ये बनेगा तो यहाँ पर इसका पंचमाक्षर बनेगा, इंगा बनेगा। मंच में यहाँ बनेगा। ठीक है, ऐसे जैसे झंडा है तो डा है ना बाद वाला, तो टा ठा डा ढा, तभी आपने देखा होगा बीच वाला जो वो णा आधा णा बनाया जाता है तो वो लिखा जाएगा। अब विसर्ग संधि 2 मिनट में देख लेते हैं। विसर्ग संधि में कुछ इंपॉर्टेंट वाली लिखी थी, लेकिन इनमें भी आप देख लो। जैसे सबसे पहले सस जो सो रू है, तो यहाँ सा का रू आदेश हो जाएगा। जैसे गति, गतिस इयम तो गतिरियम। ठीक, अब विसर्ग संधि में जो खरवसान्यो विसर्जनीय है, तो यहाँ पर जो पदांत या अवसान पर रहा है वहां पर भी उसका विसर्ग हो जाएगा। और विसर्जनीय से सा, यहाँ पर विसर्ग, और अगर खर है तो भी सा जो है वो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेन प्रमुख यही थी। बाकी अब अपन लोग क्लास कक्षा का विराम करते हैं। इसी प्रकार से ये हो जाएंगे। ठीक है, विसर्ग संधि तो देखो एक एक करके बहुत सूत्र हैं और सबकी व्याख्या अगर की जाए तो फिर व्याख्या होती रहेगी। तो ये विसर्ग संधि जो प्रमुख है वो देख लो। बाकी भैया ठीक है, इतनी देर सुनने के लिए और जैसा भी जो कुछ था, चलो इसको हटा दें। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। और आज की कक्षा रही, संधियां काफी सरलता से समझ में आ गई और आगे भी आनंद जी कक्षा लेते रहेंगे। आनंद जी की जो विविधता है वो इसी में है कि वो चीजों को बड़े ही सूक्ष्म और सरल ढंग से समझा देते हैं। और कल जुड़िए, कल आपको कारक प्रकरण पढ़ाया जाएगा और बहुत हर्ष का विषय है। कल जो है डॉक्टर नवलता जी जो है कारक प्रकरण पढ़ाएंगी और जो व्यास सम्मान से विभूषित है। और कल सभी लोग जरूर जुड़िए, कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और हमारे बीच में इतनी विदुषी जो महिला है वो अध्यापन करेंगी, गुरु हैं, धेया हैं। सभी लोगों का कल स्वागत है। कल 8 से 9 जुड़ते हैं। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका शुभ हो। धन्यवाद महोदय, शुभ रात्रि।